जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सीट अच्छे से लगाना, ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछना बेझिझक। हेडिंग डालिए हम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसी को बोलेंगे, दूसरा नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, 11th में उसी को किस नाम से दिया गया है? एटॉमिक। मोबाइल वगैरह साइलेंट कर लेना है, समझ रहे हो? थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे 9th में, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, एकदम शुरू से करेंगे, एकदम 400 BC पे जाएंगे, समझ रहे हो? BC, बिफोर क्राइस्ट वाला, वो 2000 मतलब 2400 साल पहले। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एटम के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एटम के हिस्ट्री के बारे में। इनफैक्ट आपको बता दूं, अभी भी एटम के बारे में एक तरह से रिसर्च ही चल रहा है, नई नई बातें पता ही चल रही हैं, अभी भी उसका कंप्लीट नॉलेज नहीं हुआ है हमें, एटम का कंप्लीट नॉलेज नहीं हुआ है, अभी भी न्यू न्यू अपडेट होता रहता है एटम के बारे में। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ओवर द ईयर्स एटम के डेवलपमेंट क्या क्या हुए वो पढ़ेंगे इसमें। समय के साथ एटम में क्या क्या चीजों ऐड हुई उसके नॉलेज में, उसको देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो एटम वर्ड सबसे पहले जो यूज किया गया, एक ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस, उन्हीं के द्वारा ये वर्ड सबसे पहले आया, और उस ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग है इंडिविजुअल। क्या नाम है इसका? मीनिंग क्या है? इंडिविजुअल। मतलब इस कहा गया कि कुछ कोई भी मटेरियल को अगर आप डिवाइड करते गए, छोटे छोटे पीस करते गए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाइए। आप लकड़ी का बेंच ले लीजिए, इसको छोटे छोटे पीस में कट करते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट के बाद आप उसको फर्दर क्या नहीं कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते। समझ रहे हो? उसी को क्या बोला गया? एटम, मीनिंग इंडिविजुअल। ये लगभग 400 BC के बातें हैं। जो हमारे रिकॉर्ड में जो हमको जानने वाली चीजें हैं, इस बीच में भी बहुत कुछ लोगों ने बोला, अलग अलग फिलोसफर आए, अलग अलग चीजें बोली। 1789 में एक साइंटिस्ट थे एंटोनियो लेवोजिया, वो एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट किया कि उसने क्या किया, एक कांच का बॉक्स लिया, चारों तरफ से कांच से एकदम घिरा हुआ है, वहां पर एक वेइंग मशीन लिया जिसपे वजन नापा जाएगा, ठीक है, एक कैंडल लिया, कैंडल को जलाया गया, मान लो इसका वजन कुछ आ गया, मान लो 50 ग्राम मान लो सपोज। अच्छा, ये जो है आप वेइंग मशीन ये बाहर लगा दो, कैंडल अंदर जला के वेइंग मशीन हमने यहाँ बाहर रख दिया। पूरे सेटअप का हमने वजन किया, पूरा इस सिस्टम का मैंने वजन किया कितना? 50 ग्राम। कैंडल जलाया गया, जलने के बाद क्या हुआ कि अब भी वजन कितना आ रहा है? अगर कंप्लीटली ये जल गया तब भी वजन कितना आ रहा है? 50।
कैंडल आपको बता दो जनरली होता है, कैंडल क्या होता है, कैंडल होता है आपको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सपोज मान लेते हैं CH4, ये भी एक हाइड्रोकार्बन। कैंडल बना होता है वैक्स का, वैक्स बोलते हैं जिसको, जनरली वो हाइड्रोकार्बन होता है। कैंडल में आप इसमें N की जगह पे 25 होता है, ठीक है, उस पर नहीं जा रहे हम ये कह रहे हैं कि ये कार्बन का बना हुआ चीज है, जला तो लोगों को लगता था तब तक कि ये जल गया तो ये खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया एंटोनी लेवोजियर ने, बोला कि नहीं ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ये बस फॉर्म चेंज किया है, जिसको उसने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने ये बताया कि ये जो कैंडल जला है ना, कार्बन का जो भी है, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। पहले लोगों को लगता था कि जो चीज जल गया, राख हो गया, धुआं हो गया, वो गायब हो गया, पहले लोगों का ऐसा सोचना था। इन्होंने बताया 1789 में कि नहीं, ये जो कैंडल जला है ये गायब नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इसने बस क्या किया है, अपना फॉर्म चेंज किया है। क्या किया है, फॉर्म चेंज किया है। बताया जैसे मान लीजिए कैंडल CH4 है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो जला तो ये CO2 और H2O बना रहा है, बैलेंस है क्या, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि कैंडल आपको दिख रहा है कि गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, पर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इसने बस क्या किया है, फॉर्म चेंज किया है। तभी हमारा वजन जलने के पहले जितना वजन था, कंप्लीटली जलने के बाद भी उतना ही वजन है। तो इसका मतलब कुछ गया नहीं है बाहर, सब कुछ इसी के अंदर है, इसी सेटअप के अंदर है। समझ रहे हो बातों को? अगर कुछ गायब हो जाता तो वजन कम हो जाता। ये 50 ग्राम आ रहा है, अगर मान लो ये 10 ग्राम का कैंडल है तो 10 ग्राम कम हो जाता, 40 ग्राम वजन आता। अगर ये उतना ही वजन है, इसका मतलब जो भी चीजें जली है वो बाहर नहीं गई है, इसी के अंदर है। ये बात समझ रहे हो? अगर ये गायब हो जाता तो वजन कम हो जाता। समझ रहे हो बातों को? अगर ये कैंडल जल के गायब हो गया तो ये कैंडल का वजन इसमें सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, पर है उतना ही। इसका मतलब कैंडल अगर जल गया है, दिख नहीं रहा है, पर जो भी चीजें हैं वो है इन्हीं के अंदर। मतलब रिएक्शन, केमिकल चेंज, जिसको आप रिएक्शन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, जितना पहले वजन था, मान लो ये पहले वजन था 50 ग्राम, जो कि हमने मान लो यहाँ लिया हुआ है, तो ये बाद में भी कितना वजन है, 50 ग्राम। तभी तो वेइंग मशीन पे 50 ग्राम आ रहा है। इसी को इसने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्टेंट का जितना मास था उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। ये बात समझ में आया? ये किसने बताया था, एंटोनियो लेवोजियर। इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब पहले जितना वजन था, केमिकल चेंज होने के बाद उतना ही वजन हुआ। इसी के बेसिस पर और भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। डाल्टन भाई साहब आए, डाल्टन आए, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया, एक लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आया। उसके बेसिस पर डाल्टन ने अपना एक थ्योरी दिया इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहला, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और वो कहां से दिया गया, इन सब एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेसिस। तो पहला क्या डालेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हुआ, समझ रहे हो? रिएक्टेंट, मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस तीर के इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इधर वाले को प्रोडक्ट।
इधर वाले को क्या बोलते हैं, और इधर वाले को। तो रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास किसका होगा, इसी को क्या किस नाम से जानेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने दिया था ये एटॉमिक थ्योरी 1808 में, ब्रैकेट में लिख लो ना 1808। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1789 में। इस और भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उनके बेसिस पर डाल्टन ने एक थ्योरी दिया जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलेंगे। कौन से ईयर में, 1808 में। क्लियर है ये, ठीक। तो उसका पहला पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला, मैटर consists of इंडिविजुअल, यहां देखो लिखा हुआ है, अगर किसी को स्पेलिंग में दिक्कत, मैटर consists of individual particle called atom. Matter consists of individual particle called atom. उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो बना होता है किससे, एक इंडिविजुअल पार्टिकल से, उसी से मिलके बना होता है। जैसे हमारा दीवार है, किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है ना। इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, ईंट। उसी तरह से हर मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका क्या नाम दिया गया, एटम। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, all the atoms of a given element, all the atoms of a given element has identical properties, including identical mass, आइडेंटिकल मास जहां लिखे उसका ब्रैकेट में लिख लेना, इट मीन्स atoms of different elements have different mass, तीसरा, compounds are formed when atoms of different elements in a fixed ratio. चौथा, chemical reaction involves rearrangement
ऑफ एटम्स, फुल स्टॉप, एटम्स, उसी में एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed. तो क्या क्या था इसका पहला पॉइंट? पहला पॉइंट ये था कि मैटर जो सबसे छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलेंगे? एटम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बताओ? हाँ, जैसे अगर कार्बन का एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होगी। उन्होंने ये बताया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। किससे? दूसरे एलिमेंट से। और यहां तक कि मास भी डिफर होगा, दोनों के मास क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तीसरा क्या बताया? हाँ, इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कैसे इसको समझते हैं? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं डे टू डे लाइफ में। राहुल का रिजल्ट आया, एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया, चाय पे बुलाया हमको। किस पे बुलाया? चाय पे। कि सर मान लो कल चल के सिलेक्शन हो गया किसी चीज में, बुलाया हमको घर पे, गए, बुलाइए सर पार्टी देते हैं। पार्टी के नाम पे बस इसने चाय पिलाई। ठीक है, चाय बनाया, चाय बनाया कभी राहुल? क्या क्या लगता है उसमें? चीनी, चीनी बोले तो शुगर प्लस मिल्क। अरे इतना तो बेसिक चीजें हैं, ये तो लगते ही हैं। और क्या? हाँ, टी लीफ, चाय पत्ती लगता है। ये तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए। कोई इलायची अदरक डाल दे अलग बात है। ठीक है, इसने चाय पिलाया, बनाया एकदम चाय। कितना लिया चीनी? कितना लिया? 1 कप मान ले मेरे लिए बनाया। चम्मच बोल दे, 10 ग्राम, चल 10 ग्राम ही लिए, चल ठीक है 10 ग्राम। दूध 100 ml, चल काफी है। और चाय पत्ती कितना ग्राम? 5-10 ग्राम, कुछ भी बोल दे। 5 ग्राम। क्या? अरे तू पार्टी देने बुलाया कि सजा दे रहा है तुम हमको? गुस्सा निकाल रहा है कि बहुत एक साल परेशान किया हमको, बहुत सवाल पूछता रहता था हमेशा क्लास में है? चलो, इसने चाय बनाया, चाय, चाय बनाया, एकदम ऐसा बनाया कि एकदम इससे पहले हम ऐसा लाजवाब को तो अगर मिर्चे के बुकनी पिलाएगा तब तो वो भी पहले तो कभी नहीं पिए थे। क्या बोलते हैं उसको? अनप्रेसिडेंटेड। तो इसने चाय बनाया, एकदम चाय बनाया, और चाय एकदम लाजवाब था। कैसा था? लाजवाब। इससे पहले वैसा चाय नहीं पिए थे। तो अगले बार फिर इसका कुछ गुड न्यूज हुआ। तो इस बार जो सर है, फिजिक्स वाले सर, जो डायरेक्टर सर है, इस बार हम बोले कि ये बोला राहुल बोला कि सर आइए फिर से हम चाय पिलाते हैं। तो हम बोले कि ठीक, हम चाय पियेंगे, लेकिन डिट्टो वही टेस्ट होना चाहिए जो पिछली बार तुम हमको चाय पिलाए हो ना, एग्जैक्टली वही टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इस बार हम सर के साथ आएंगे, फिजिक्स वाले सर के साथ आएंगे। तो इस बार कप हो गए कितने? 2। कितने कप हो गए? 2।
कितने हो गए बताओ? 2 कप। चलिए हिमांशु जी बताइए, अगर डिट्टो चाय चाहिए हमको, डिट्टो एकदम टेस्ट में कोई फर्क नहीं, सेम टेस्ट, तो अब बताओ चीनी कितना लेना पड़ेगा? 20। दूध 200 ml। चाय पत्ती 10 ग्राम। ये बात बुझा रहा है तुम लोग को? भेजे में घुस रहा है? अगर मुझको सेम टेस्ट चाहिए जिस जैसा पिछले बार मैंने चाय पिया था, सेम डिट्टो, अगर गैस का फ्लो लो वगैरह सब चीज सेम चीज है, सिचुएशन सेम है, तो मुझे इसका रेशियो उसी अनुपात में रखना होगा ना, उसी प्रोपोर्शन में रखना पड़ेगा ना, उसी फिक्स्ड रेशियो को रखना होगा। ये बात मानते हो? अगर इसका रेशियो है अगर इतना, तो ये रेशियो डिट्टो वही होना चाहिए। ये बात भेजे में घुस रहा है कि अगर सेम टेस्ट चाहिए, सेम फ्लेवर चाहिए, तो मुझे इन तीनों का रेशियो वही रखना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको केमिस्ट्री में समझते हैं। अगर आपने वाटर बनाया, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, तो यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो अगर आप वाटर बनाएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। अगर इस रेशियो में आपने चेंज किया तो कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, वो नहीं मिलेगा सेम टेस्ट का। ये बात समझ रहे हो? समझ रही है रे? जिस तरह यहां अगर आपने चेंज कर दिया, अगर मान लो ये 100 का 200 ml, 5 का 10 किया, आयो इसको कर दिया 5 ग्राम, तो ये बात मानते हैं ना कि टेस्ट में फर्क पड़ेगा। तो अगर वाटर बना है हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, तो चाहे आप अमेरिका में बनाइए वाटर, चाहे आप चांद पे जाके बनाइए, चाहे आप समुद्र से लेके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बनाइए, चाहे आप झील के से कहीं से उठाइए, अगर वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, तो वो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, सेम कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब अगर आपको सेम कंपाउंड बनाना है तो आपको रेशियो क्या करना होगा? फिक्स्ड। वही आपका तीसरा पॉइंट में, इसी को जाना जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स। समझ रहे हो? क्लियर है ये? नहीं बुझाया? बुझा गया ना? ठीक है। तो आपको अगर सेम एक पार्टिकुलर कंपाउंड बनाना है तो आपको हमेशा इसका रेशियो क्या रखना पड़ेगा? फिक्स्ड रखना पड़ेगा। आपको सेम टेस्ट का चाय बनाना है तो इसका रेशियो हमेशा क्या रखना होगा? फिक्स्ड। आप कल चल के आपको जॉब लग गया बिस्किट फैक्ट्री में एज ए केमिकल इंजीनियर या जो भी उसमें न्यूट्रिशन वाला, तो तुम बिस्किट खाते हो गुड डे, तो ऐसा थोड़ा कि पहला बिस्किट अलग टेस्ट का लगता है, दूसरा बिस्किट अलग टेस्ट का लगता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा रहेगा तो कंपनी बैठ जाएगी। आपको हर बिस्किट का फ्लेवर सेम लगता है, इसका मतलब जब वहां बनता होगा ना, तो वहां आपको रेशियो का ध्यान रखा जाता है। समझ रहे हो? अगर प्रोडक्शन करना है मान लो 2 क्विंटल का, उस हिसाब से रेशियो रखेगा। 10 क्विंटल का है तो रेशियो उसी हिसाब से रखेगा। वहां थोड़े ना उंगली से चाट चाट के टेस्ट फ्लेवर किया जाता होगा, वहां रेशियो का ख्याल रखा जाता है। अरे समझ रहे हो बातों को? कई हर जगह इसका यूज है रेशियो का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ डेफिनिट। डेफिनिट को ही फिक्स बोलते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन। समझ में आया क्या? क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, ये सब नहीं छापना है चाय वाला।
हाँ, तो वापस से आते हैं हम किस पे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला पॉइंट ये था, किसी भी सब्सटेंस को आप डिवाइड करते गए तो जो सबसे छोटा यूनिट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एटम। एटम का ग्रीक वर्ड है, मीनिंग होता है इंडिविजुअल, अनकटेबल, जिसको आप फर्दर कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं ग्रीक वर्ड में, एटम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, हाँ, हर एक एटम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, यूनिक होगी और एक दूसरे से डिफर करेगी, यहां तक कि मास भी डिफर होगा। तीसरा वही है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाला पॉइंट है कि आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, फिक्स्ड रेशियो में रखना पड़ेगा। चौथा कि जो भी आपका केमिकल चेंज हो रहा है, जिसको आप केमिकल चेंज बोले, केमिकल रिएक्शन उसी का दूसरा नाम है। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो केमिकल चेंज एक्चुअली है क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वही लिखवाए हैं चौथा पॉइंट। समझ रहे हो, जैसे यहां देखो, जैसे हमारा ये था CH4 था हमारा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कंबसन करवाए थे, तो हमारा क्या बना था, CO2 और H2O। बैलेंस कर दो, अभी हम बैलेंस ना भी करें समझाने के लिए चलेगा। तो यहां पर देख, पहले अरेंजमेंट किसके साथ था, हाइड्रोजन और कार्बन का। किसका अरेंजमेंट था, हाइड्रोजन और कार्बन का। अब देखिए एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, एटम ऐसा नहीं कि कार्बन एकदम से यहां से गायब हो गया, यहां था कार्बन, इधर है ही नहीं कार्बन। उनका कहना है कि एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस होता क्या है, रीअरेंजमेंट। पहले देखिए हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ जुड़े हुए थे, इसके साथ बॉन्डिंग था, अब ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने बॉन्डिंग बनाया है, बस हुआ क्या है, रीअरेंजमेंट। समझ रहे हो बातों को, क्लियर है ये, किसी को डाउट। केमिकल चेंज में एक्चुअली में होता क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कोई भी एटम ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गया, मर गया, गायब हो गया, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ कार्बन था, जितने कार्बन इधर होंगे उतने ही कार्बन इधर होंगे। अगर इधर 6 कार्बन है तो इधर भी कितने कार्बन रहने वाले हैं, 6। समझ रहे हो बातों को, ये था डाल्टन्स का कहना। ठीक, यहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट ये था, आपको भी पता है कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो गया, किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इस बीच एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1850 के आसपास, 1850 के आसपास, मिड ऑफ 1850, अगर हम एनसीईआरटी के बातों को माने, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो एक्सपेरिमेंट था, हेडिंग डालो, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, क्या है ये एक्सपेरिमेंट, थोड़ा देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल आप हेडिंग डालें, जो भी हम फिगर बना रहे हैं अभी आप बनाइए मत, उसको समझेंगे, समझने के बाद आप उसको राइट डाउन करेंगे, हेडिंग सिर्फ डाल लीजिए, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि यहां पर जगह मिल जाए हमें। ई भी लगेगा कैथोड में, सॉरी, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, जो फिगर बना रहा हूं आप देखें, समझें, फिर राइट डाउन करेंगे, ठीक है।
अभी तक मुझे क्या, हम लोगों को क्या पता था, अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चले डाल्टन्स तक, कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा यूनिट क्या है, एटम। अभी तक तो यही समझे हैं ना हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक, एक थे माइकल फैराडे, 1830 के आसपास बैटरी वगैरह बना लिए थे। बैटरी का मतलब वहां पर वो क्या किए थे, कुछ केमिकल रिएक्शन करवाए थे एक डब्बे में, केमिकल रिएक्शन के मदद से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर ली थी। क्या डेवलप कर ली थी, इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हाई वोल्टेज वाला हमने बैटरी लगाया, वायर से इसको कनेक्ट किया, जो नेगेटिव वाला प्लेट था उसको हमने क्या बोला, कैथोड, और जो पॉजिटिव वाला था इधर जो, उसको क्या बोला उसने, एनोड। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में कैथोड भी होते हैं और एनोड भी होते हैं। तो अभी तक क्या था कि चलो करंट अगर हम पास कराएंगे, आप थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे, तो एक कंप्लीट सिस्टम होना चाहिए, समझ रहे हो। पर यहां पर हमने क्या किया है, मतलब ये तार, यहां पर देखा क्या गया कि जब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया तो यहां रीडिंग आ रहा है, अरे वो देखे हो रीडिंग वाला, तो यहां पर रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना। यहां पर आपने सेटअप किया, यहां पर एकदम कुछ नहीं है, एकदम वैक्यूम कर दिया, कुछ नहीं है यहां पर, क्या नहीं है, कुछ भी है ही नहीं। सारे गैस इसमें जो फिलअप थे वो हमने निकाल दिया, यहां वैक्यूम क्रिएट कर दिया। एक दो पार्टिकल हैं तो उसको, क्योंकि जितना ज्यादा गैस रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, लो प्रेशर। इसी को आप क्या कह सकते हैं, वैक्यूम। क्या कह सकते हैं, वैक्यूम। मतलब इस डब्बे को उसने पूरी तरह से कंप्लीटली क्या कर दिया, खाली कर दिया। जो भी छोटे छोटे गैस के पार्टिकल थे उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, यहां से निकाल दिया। देखो इससे निकाल दिया गया और फिर उसके बाद ढक्कन बंद कर दिया गया। तो अभी तक हम ये जानते थे कि अगर करंट का फ्लो होना है तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट होना चाहिए ये, लेकिन मतलब बिना कंप्लीट सिस्टम के यहां से करंट फ्लो हो रहा है। ये तो एक तरह से जादू था उस टाइम में कि कुछ नहीं है तब भी कैसे करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ये बात पहले समझ रहे हो, डाउट कहां आ रहा है। आप करंट यहां से वहां फ्लो करवा रहे हैं तो आप वायर कनेक्ट करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में करंट फ्लो करता है। पर यहां देखो कुछ नहीं है तब भी करंट फ्लो हो रहा है। ये कांच का है, ये ऐसा नहीं है कि कॉपर का वायर है, ठीक है। तो यहां पर बिना किसी के मदद के भी करंट फ्लो हो रहा है। एक तरह का ये बहुत बड़ा जादू था उस टाइम, समझ रहे हो बातों को। आप अगर बल्ब जला रहे हो तो बल्ब को वायर से कनेक्ट करते हो ना, ऐसा थोड़ा ना कि बल्ब हवा में रख देते हो, स्विच यहां है, बल्ब यहां स्विच दबाए, बिना किसी कनेक्शन के बल्ब जल जाएगा। लेकिन अगर सोचो बल्ब जल जाए बिना कनेक्शन के तो तुमको जादू लगेगा ना कि जादू हो गया, हम हाथ में रखें बल्ब जल जाए, मेरा कनेक्शन कहीं से नहीं हो, तो ये जादू ही होगा ना। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था माइकल फैराडे, तो देखा कि बिना किसी के प्रेजेंस के ऐसा हो रहा है, इसमें करंट आ रहा है। तो उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो सोचा कि पहले तो ये चेक करते हैं कि आखिर करंट फ्लो किधर से हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है। वो समझ गया करंट तो फ्लो हो रहा है क्योंकि यहां दिखा रहा है, शो कर रहा है कि करंट आ रहा है। उसने क्या किया, चारों तरफ, इसके चारों तरफ कोटिंग कर दिया। क्या कर दिया, कोटिंग, चारों तरफ कोटिंग कर दिया, पूरा कंप्लीटली कोटिंग किया गया। अच्छा, आप कभी कभी रोड पे जाते होंगे, देखते होंगे एक बोर्ड लगा हो रहता है, उस पे जैसे ही लाइट पड़ता है वो चमकने लगता है। अंधेरे में काम आता है कि आगे स्कूल है, आगे गड्ढा है, आगे पुल है वगैरह, चमकता है ना, बोर्ड देखे हो ना। उस पे थोड़े ना कि लाइट जलते रहता है, नॉर्मल बोर्ड रहता है, लेकिन जैसे ही उस पे लाइट पड़ेगा ना वो चमकने लगेगा। फील किए हो रोड पे कि बस कभी रोड पे देखे ही नहीं आजू बाजू, अरे फील किए हो। उस पे क्या रहता है, कोटिंग रहता है, एक खास मटेरियल का क्या रहता है, कोटिंग रहता है।
इसने भी क्या किया, एक जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। इसका जिंक सल्फाइड चेक करना चाह रहा था कि आखिर जो चीजें यहां से यहां आ रही है या इस करंट का फ्लो हो रहा है, आखिर वो किधर से किधर जा रहा है। तो उसने किसका कोटिंग किया, जिंक सल्फेट का, चारों तरफ कोटिंग किया, चारों तरफ कोटिंग किया। लेकिन दिखा क्या कि ये वाला हिस्सा ही चमक रहा है। जैसे रोड पे चलते हैं, बाइक वाइक का जो लाइट कार वार का बोर्ड पे पड़ता है, तो कार वो जो बोर्ड चमकता है ना, यहां और सब हिस्सा में नहीं चमका, सिर्फ चमका कहां पे, यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ। और ये जिंक सल्फेट ऐसा है, जिंक सल्फाइड ऐसा है कि इससे कुछ भी टकराएगा ना, ये चमकने लगेगा। लाइट के पार्टिकल भी टकराएंगे, चमकने लगेगा। आप कुछ फेंक के मार रहे हैं तो भी चमकने लगेगा, कुछ भी इससे टकराएगा तो ये क्या होगा, चमकेगा। इसको फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये वाला हिस्सा चमका है तो बताइए क्या कहना, क्या मतलब क्या कंक्लूजन आप कर सकते हैं। हाँ, चीजें इधर से इधर आ रही है। अगर चीजें इधर से इधर आती तो ये वाला हिस्सा भी चमकता। ये बात समझ रहे हो तुम। अगर सिर्फ इतना वाला हिस्सा चमक रहा है तो इसका मतलब जो भी चीज है, जो भी चीज हमको नहीं पता वो क्या है, अभी बाद में उसका नामकरण होगा, जो भी चीज है वो इधर से इधर आ रहा है। ये बात समझ में आया। क्योंकि अगर इधर से तिरछे जाता, कुछ और होता तो यहां चमकता, यहां चमकता, इधर चमकता, लेकिन चमक रहा है सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो इसका मतलब ये है, ये चमकेगा तभी जब इससे कुछ टकराएगा। समझ रहे हो बातों को। इसका मतलब कि चीजें जो भी है, जो भी यहां से यहां आ रही है, क्योंकि करंट होने के लिए हमारा कंप्लीट होना चाहिए पाथ। तो अगर कुछ भी आ रहा है यहां से यहां तक, तो इसका मतलब ये है, अभी आप पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है करंट, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था कि इसका नाम क्या दें, आगे चल के इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया। फिलहाल आप समझिए कि जो भी चीज है वो इधर से इधर आ रही, तभी ये वाला हिस्सा टकरा रहा है। ठीक है, एक बात तो पता चला। पहला पॉइंट, उसको राइट डाउन करें, फिगर बनाएं, पॉइंट को राइट डाउन करते चलेंगे। आपको ये जो कोटिंग की है चारों तरफ नहीं करना है, समझ रहे हो। आपको कोटिंग नहीं करना है, सिर्फ ये वाला बनाना है। ये जो कोटिंग किया है मैंने, इसको रहने देना है, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ चेंज करेंगे धीरे धीरे। बस आपको एक ये वाला डब्बा बनाना है। एक ट्यूब लिया गया है, तभी इसका नाम ट्यूब है। और देखो इसका नाम क्यों पड़ा है कैथोड रेज, देखो इधर, क्योंकि रेज जो आ रही है, जो भी चीजें आ रही है, कहां से एमिट हो रही है, कैथोड से। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कैथोड रेज ट्यूब। पुराने जमाने में टीवी आता था मोटा वाला, देखे हो, वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता था। तुम कोटिंग चारों तरफ कर दिया क्या, कोटिंग मना किए हैं चारों तरफ। तुम्हारा पेने बता रहा है कि कोटिंग कर रहा था तो, है कि नहीं। अरे ये वाला पोर्शन नहीं बनाना, ये हम समझाने के लिए बताएं बस, आपको ये नहीं दिखाना है चारों तरफ।
इस पे सवाल रहेगा। 11th का जब एग्जाम दीजिएगा ना तो इस पे रहेगा सवाल। चीजों को अच्छे से समझ लो और डाउट कुछ भी हो तो पूछना है, इस पे आता है लिखने के लिए, ठीक है। हाँ, इसके कोटिंग से हमको क्या मिला, कभी कोई पूछ देता है कि जो कोटिंग किया गया था उसका नाम क्या है, तो जिंक सल्फाइड, ठीक है। इससे क्या हुआ, कोटिंग से हमको बेनिफिट क्या मिला, हम ये बता पाए कि चीजें इसमें जो भी है वो किधर से किधर आ रही है, किधर से आ रही है, कैथोड से एनोड की तरफ। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, लिखें इसमें द कैथोड रेज, द कैथोड रेज कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम कैथोड start from cathode and move towards anode, कहां से स्टार्ट होता है, कैथोड से, और जाती किधर है, एनोड की तरफ। तो आपको पॉइंट करके लिखना है। अच्छा, ये कौन से चीज से पता चला हमको, जब हमने कोटिंग की किसकी, फ्लोरोसेंट मटेरियल जिसका नाम क्या था, जिंक सल्फाइड। तो ब्रैकेट में लिख लेना बाय कोटिंग ZnS, जिसको हम बोलेंगे जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो ZnS, ठीक है, बाय कोटिंग जिंक सल्फाइड। समझ रहे हैं। चलिए, अब उसके दिमाग में फिर खुजली हुआ, अब वो सोचा कि क्या जो चीजें आ रही है, जो भी रे आ रही है कैथोड से एनोड आ रही है, क्या उसके पास मास है क्या, उन्होंने जानना चाहा क्या उसके पास क्या है, मास। तो उसने क्या किया, एक व्हील लगाया, क्या लगाया, एकदम हल्का वाला व्हील, अरे वो गांव घर में नहीं होता चक्की घूमने वाले, बच्चे सब खेलते हैं, देखे हो, एकदम हल्का वाला। तू कभी गई है गांव रे, हाँ खेली है, वो छोटे घुमाने वाले चीजों से, एकदम हल्का वाला रहता है एकदम, ठीक है। ऐसे उड़ाते हैं, उड़ जाता है हवा में, दूर तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो समझ लो उससे भी हल्का, उससे भी हल्का क्या किया इसने, व्हील लगा दिया यहाँ पे, क्या चेक करने के लिए कि उसके पास मास है कि नहीं। आपको पता होगा एक मोमेंटम होता है, क्या होता है, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम को ही बोलते हैं फोर्स, क्या बोलते हैं, फोर्स। तो अगर ये ब्लेड घूमे, इसको घुमाने के लिए दो चीज होना चाहिए, क्या क्या, एक तो उस ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए और दूसरा वेलोसिटी होना चाहिए। ये जब तक नहीं रहेगा तब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब फोर्स नहीं लगेगा तो ये ब्लेड घूमेगा क्या, व्हील घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। समझ रहे हो, इसको ऐसे समझो। कभी तुम लोग एकदम एकदम बेहुदा हरकत कर दिया, वैसे तो हम पिटते विटते नहीं है यार, ठीक है छोड़ो। कभी थप्पड़ खाए हो लाइफ में, हैं, मम्मी पापा से तो खाए ही होंगे। तो सिर्फ देखो, ये हाथ से अगर थप्पड़ लग रहा है, ये थप्पड़ हमको लगे, चोट लगे, फोर्स लगे, तो उसके लिए जरूरी है कि इसका कुछ वजन हो, मास हो। दूसरा, खाली हम ऐसे रख दिए हैं, क्या हमको थप्पड़ लगेगा, नहीं लगेगा, कुछ ऐसे आए। समझ रहे हो, कुछ स्पीड में आना चाहिए ना। आप कभी गौर किए होगे, छोटे बच्चे को गोद में लिए हो और उसका हाथ एकदम छोटा सा रहता है, 5-6 साल, 1 साल का बच्चा ले लो गोद में, इतना जोर
कभी कभी मारने का आदत होता है उसका, बच्चे को गोद में लिए उसको मारने पीटने का आदत है, दे देता है एक थप्पड़। हाँ, अब तुम बताओ, हम मारेंगे तुमको तो किस, और वो बच्चा मारे, किसका चोट ज्यादा लगेगा? गलत। डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा इन दोनों पे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं थप्पड़ मारूं तो चोट ज्यादा लगेगा, बच्चा मारे, 1 साल का बच्चा मारे तो चोट उसका कम लगेगा। ये डिपेंड करेगा इन दोनों पे। सोच, तू खुद सोच, मैं तुमको थप्पड़ मारूं, ऐसे मारूं, आओ मारे चटाक से, किसका ज्यादा लगेगा? हाँ, बच्चे का। आप रियलाइज कर सकते हो ना, मैं ऐसे मारूं थप्पड़ तुमको, अब बच्चा एकदम एकदम मारे, एकदम हिला देता है। खाए हैं हम तो, खाए हैं 1-2 बार, ठीक है। गुस्से में कुछ कर भी नहीं सकते, बच्चा का छोटा है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो फोर्स लग रहा है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? मेरे पास डेफिनेटली बच्चे से ज्यादा मास है, इस हाथ में ज्यादा मास है, समझेंगे ध्यान से, आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। मेरे पास बच्चे से ज्यादा मास है इस हाथ में। फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा स्पीड पे। समझ रहे हो? मैंने जो थप्पड़ मारा था आपको, मैंने अपने हाथ का स्पीड एकदम स्लो रखा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट हुआ बच्चे के कंपेयर में, जो बच्चे के पास मास भले कम था लेकिन स्पीड ज्यादा था थप्पड़ का, तो चोट ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ? ज्यादा। ये बात समझ में आ रहा है? अब उसी तरह पूछूं मैं कि एक साइकिल से आप टकरा गए और एक ट्रक से टकरा गए, किसमें नुकसान ज्यादा होगा? डिपेंड करेगा। आपका ट्रक आया, आपको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे टच हुआ, साइकिल वाला एकदम खूब स्पीड में आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर दोनों का स्पीड सेम रहा, अगर दोनों का वेलोसिटी सेम रहा, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें टक्कर जोर का लगेगा। ये बात मानते हो ना? अगर साइकिल भी 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और ट्रक भी आ रहा है 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तब आपका नुकसान तो बताने के लिए रहेंगे भी नहीं। तब आप ट्रक वाले केस में आप निपट जाइएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो दोनों जगह सेम है, पर ट्रक का मास ज्यादा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो हमको फोर्स के लिए दोनों का होना जरूरी है। ये बात तो पता चल गया कि चीजें इधर से इधर आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी तो है उसके पास। अब हमको पता क्या करना था कि उसके पास मास है कि नहीं, और उसके लिए हमने क्या सेटअप किया? यहां पे व्हील लगाया है। समझ रहे हैं बातों को? हेलो, ये व्हील क्यों लगाया गया है? तू बता दे, तुम्हारा हम पूरा देख रहे थे वहां से, बीच बीच में सर जैसे इधर होता है उधर तुम बात शुरू कर देता है। हैं? ये व्हील क्यों लगाया गया है? कहां ध्यान रहता है बाबू मुसाई? ये व्हील इसलिए लगाया गया है कि अगर ये व्हील घूमेगा, इसका मतलब इस पे कुछ फोर्स लगा है। अब फोर्स लगने के लिए हमको उसके पास दोनों का होना जरूरी है। कौन कौन चीजों का? मास का और वेलोसिटी का। ये बात पता, ये फील हो रहा है? इतना चीजें बता दिया, ट्रक, थप्पड़, बहुत कुछ। सिर्फ वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? मास। तो अगर ये जो भी चीजें इधर से आ रही है, जो भी चीजें हैं, क्या उसके पास वो दिख नहीं रहा था? इनविजिबल था। मुझे क्या पता उसको उस टाइम पे क्या पता करना था? क्या उसके पास मास है कि नहीं? उसने क्या लगाया? व्हील लगाया। और व्हील जो लगाया कई तरह के डायरेक्शन में लगाया, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से। जब इसको रखा गया एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो देखा गया कि ये व्हील घूम जा रहा है। क्या हो जा रहा है? घूम रहा है। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज यहां से यहां आ रहा है उसके पास वेलोसिटी भी है और साथ ही साथ मास भी। और इनफैक्ट वो चीजें सीधी आ रही हैं। कैसी आ रही है? सीधी। एक तो ये टकरा रहा है इधर, यहां चमक रहा है, तो इसका मतलब सीधा आ रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। इसे अब कह भी नहीं सकते कि यहां जो टकरा रहा है जरूरी नहीं है कि सीधा है। पूछो कैसे? अगर हो सकता है ये ऐसे ऐसे आए,
कैसे कैसे, एकदम जिगजैग मोशन में आए, जिगजैग मोशन में आए, ऐसे 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 भी आके टकरा सकता है ना यहां, तब भी चमकेगा। लेकिन यहां से आप एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बोल सकते कि चीज यहां चमक रहा है तो चीजें सीधी आ रही है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहां से यहां आ रही। लेकिन ये पैडल व्हील बहुत तरह के डायरेक्शन में रखा गया, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रखा गया तभी ये घुमा, और वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में तभी घूमता। जैसे मान लो ये तब घूमेगा जब हम इधर से धक्का लगाएंगे, इधर से धक्का लगाएंगे तो घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं होगा। अरे बात समझ रहे हो? जैसे आपका दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर आप लटक जाइए तो क्या दरवाजा खुल जाएगा? दरवाजा खुलने के लिए आपका सिर्फ फोर्स मायने नहीं रखता है, डायरेक्शन भी मायने रखता है। ये बात मानते हो तुम? अब तुम सोचोगे कि हमको इसी को तोड़ना है, इसको तोड़ना है, हम ऐसे दबा रहे हैं सीधा एकदम, क्या टूट जाएगा ये? जब तक इसको थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन से फोर्स नहीं लगाएंगे। ये बात मानते हो तुम? दरवाजा पे आप कितना भी स्ट्रेट लटक जाए, दरवाजा नहीं खुलेगा। इधर से पुश करोगे या उधर से खींचोगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से या तिरछे आर से, तभी खुलेगा ये। तो सिर्फ फोर्स मायने नहीं रखता है घुमाने के लिए, उसको उसका डायरेक्शन भी मायने रखता है। तो इसमें पैडल व्हील कई तरह के डायरेक्शन में रखा गया, लेकिन देखा गया कि अगर ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रखने पर घूमा, जब तक ये सीधा वाला डायरेक्शन इसे टच नहीं कर रहा था, तब वहां से बोला गया कि जो भी चीजें आ रही है वो किस तरह से आ रही है? स्ट्रेट लाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? पैडल व्हील को कई तरह से सेटअप किया गया, वो नहीं घुमा, लेकिन एक खास डायरेक्शन में फिट किया गया। जब ये सीधी वाली टकराएगी तभी उस तरह से घूम सकता है। तो घुमा तो तब हम कह सकते हैं ना कि चीजें सीधी आ रही है, और साथ ही साथ उसके पास क्या है? मास है। अगर मास नहीं रहता तो घूमता ही नहीं। अभी हम बताए ना, फोर्स होने के लिए क्या होने चाहिए? ये दो चीजें। कौन कौन? मास और वेलोसिटी। उसका चेंज आएगा, उसी को चेंज इन मोमेंटम को हम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो फोर्स होने के लिए किन चीजों का होना चाहिए? मास इंटू वेलोसिटी होना। अरे समझ रहे हो? उसके चेंज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला पढ़े है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? इसी को, या मास तो फिक्स होता है बॉडी का, डीबी बाई चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज करते हैं इसको, पढ़े होंगे थोड़ा बहुत फिजिक्स, ठीक है? डीवी बाई डी करेंगे तो एक्सेलरेशन कहलाए, उसी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। समझ रहे हो? उसमें वेरिएबल मतलब उसमें कुछ चेंज आएगा, किसमें? मास और वेलोसिटी में। या तो वेलोसिटी को आप डिफर करिए या तो फिर मास को डिफर करिए। मास तो डिफर होगा नहीं, मास एक बॉडी का फिक्स होता है। चलिए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो ये कि आपने कोटिंग की तो ये पता चला, ये पूछेगा लाइन बाय लाइन, आप समझ लीजिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप रट्टा मारिएगा फिर भूल जाइएगा। तो आप समझिए, कोटिंग किए, इससे ये पता चला कि चीजें कैथोड से एनोड की तरफ आ रही। व्हील रखा, इससे ये पता चला कि उसके पास मास भी है और वो किस लाइन में आ रही है? स्ट्रेट लाइन। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, cathode rays have definite mass and move in a straight line, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ बोल लो, मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये बात समझ में आया? क्यों स्ट्रेट का हमने बोला कि ये जिगजैग नहीं है, स्ट्रेट है?
क्योंकि ये जो पैडल हमने सेटअप किया था, एक ऐसे सेटअप पे ये घूमा, जब ये सीधी आएगी, सीधी टकराएगी, तभी ये घूमेगा। समझ रहे हो? अगर ये घुमाना हम इधर से लग रहे हैं तो ये नहीं घूमेगा, इधर से टकराएगा तभी घूमेगा। तो ये ऐसा वाला डायरेक्शन में रखे जो सीधा रखा तभी ये घूमा। समझ रहे हो? क्लियर है ये? ठीक, यहां तक हुआ। फिर उसके दिमाग में खुजली हुआ, और चीजें इसके बारे में जानने की उत्सुक हुआ कि आखिर है क्या, क्योंकि चीजें तो दिख नहीं रहा है। और भी एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें आपका थॉमसन, जे थॉमसन फिर आए उसी टाइम पे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया, और एक्सपेरिमेंट को आगे क्या बढ़ाया, ये पेडल वाला, हाँ, व्हील वाला हटा दे रहे हैं। उसने क्या किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। कौन सा फील्ड अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान यहां पे और एक चीज इसके लिए आप जान लीजिए, जो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा ना, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। समझ रहे हो? रिपेल करेगा एक दूसरे को। और अगर अपोजिट चार्जेज होंगे तो क्या करेगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव रखा, इसके बीच में फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लंबा चौड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो देखा क्या गया कि अब इधर चमक ही नहीं रहा है। इधर जो चमक रहा था ना, वो जो हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी, अब वो कोटिंग चमक ही नहीं रहा है। चमकना कहां स्टार्ट हो गया, इधर चमकना स्टार्ट हो गया। पहले यहां चमक रहा था, क्योंकि पहले और कुछ हमने अप्लाई नहीं किया था। अब हमने क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो पॉजिटिव की तरफ चीजें हैं, पॉजिटिव, उधर चीजें आके मुड़ने लगी, तभी ना इधर चमकेगा। ये बात समझ रहे हो? कोटिंग हमने चारों तरफ कर रखा था शुरू में, लेकिन चमका था सिर्फ इधर, तो वहां से हम बोल दिए कि चीजें इधर से इधर आ रही है। व्हील लगाया, उससे पता चला कि चीजें स्ट्रेट आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो देखा कि जो पहले इधर चमक रहा था, वो चीजें किधर चमक रही हैं, इधर जिधर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो भी चीज आ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये बात समझ में आया? तभी ना पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहा है। अरे बातों को गेन कर पा रहे हो? तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कैथोड रेज are negatively charged. Are negatively charged, called, इसी को जे थॉमसन ने नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। आगे चल के इसका नाम क्या पड़ गया कैथोड रेज का? बोलना रे, इलेक्ट्रॉन। किसने नाम दिया? जे थॉमसन। समझ रहे हो? अब ब्रैकेट में लिख लेना नेगेटिवली चार्ज। ये प्रूफ कैसे हुआ? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्रैकेट में लिख लेना बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों लिख लेना। बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कितने पॉइंट हुए? 3। चौथा लिखो। चौथा ही एक्सपेरिमेंट किया गया, देख लो पहले एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, मान लो ये कॉपर का था, जो हमने यहां रॉड लगा कर रखा था। किसका था वो?
प्लेट प्लेट बोल लो, प्लेट जो था हमने कॉपर का लगाया था, कॉपर के जगह उसने आयरन रख दिया, आयरन के जगह उसने गोल्ड रख दिया, जितने भी उसके पास तभी मौजूद थे मटेरियल सबका यूज किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बोला मैंने? यहां पर कोई अदर मेटल रख दिया गया, किसी अदर मेटल का प्लेट रख दिया गया, तब भी एक्सपेरिमेंट क्या था? सेम था। इसका मतलब जो भी चीज आ रहा है वो इस मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होता तो यहां कॉपर के जगह गोल्ड रख देते तो एक्सपेरिमेंट कुछ और अलग आता, गोल्ड के जगह हम आयरन रख देते तो कुछ अलग आता, पर हम कुछ भी रख रहे हैं यहां पे, रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब कि ये जो कैथोड रेज है जिसको आगे चल के जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, वो इस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो हर सब्सटेंस में कॉमन है। ये बात समझ रहे हो? तो उसी को हम चौथा पॉइंट में लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, ब्रैकेट में लिखना ना उसी को, इलेक्ट्रॉन, do not depend on the material of the element, on the material of the element। समझ में आया? कुछ और लगाया गया, उसके जगह पे कुछ और लगाया गया, लेकिन फिर भी ये क्या था? सेम था। रिजल्ट क्या था? सेम था। इसका मतलब ये इस प्लेट के मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? और हां, तो क्या उसको हम एटम बोल सकते थे कि वो एटम हो? क्यों नहीं बोल सकते थे? एटम इसलिए नहीं बोला गया कि जब इसका वजन किया गया, आप जान रहे थे कि अभी हम बताए हैं केमिकल चेंज होगा तो एटम का रीअरेंजमेंट होगा, जो हमारा हुआ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। लेकिन जब इसका वजन किया गया, मान लो ये 100 ग्राम था, एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी 100 ग्राम था, अगर एटम रहता, अगर ये चीजें एटम आ रही होती तो वजन तो कम हो जाता ना। अरे हेलो, नहीं समझे? अगर मान लो हमारा एक्सपेरिमेंट था जैसे CH4 था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O बना, तो ये पूरा कंप्लीट होके ये सारा कन्वर्ट किसमें हो गया? ये समझ रहे हो? तो इधर वाला वजन कम हो जाएगा ना, ये वाला चीज इसमें कन्वर्ट हो चुका है, तो अब जो भी बना है ये बना है। तो अगर ये चीजें कन्वर्ट होके उधर जा रही है तो इसका मास तो कम होना चाहिए, पर एक्सपेरिमेंट में देखा गया मास तो उतना का उतना ही रहा। इसका मतलब है कि एटम नहीं जा रहा है, एटम से भी कुछ छोटा है जो जा रहा है, जिसका मास के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात समझ रहे हो? अगर एटम जाता है इधर से इधर तो चीजें तो धीरे धीरे गायब होने लगती, चीजें तो इधर शिफ्ट होती। कार्बन, मान लो कार्बन शिफ्ट हो रहा है, कार्बन एटम इधर से इधर जा रहा है, तो कार्बन तो धीरे धीरे पतला होता जाता, गायब हो जाता, लेकिन कार्बन तो उतना का उतना ही रहा। इसका मतलब एटम नहीं जा रहा है, एटम से भी कुछ छोटा जा रहा है, जिसका वजन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे यह पता चला कि नहीं, एटम से भी कुछ छोटा होता है, जिसको आगे चल के जे थॉमसन ने कौन सा नाम दिया? इलेक्ट्रॉन ने, और वो यहीं से इन्वेंशन हुआ। समझ रहे हो? डाल्टन का ही कहना था कि नहीं, एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में अगर एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता तो चीजें, जो चीज जा रही है तो एटम से बहुत छोटा है, और सबसे छोटा यूनिट को डाल्टन ने एटम बोला था। अगर एटम होता तो ये मास तो कम होता ना धीरे धीरे, पर मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस एक्सपेरिमेंट में। इसका वजन किया गया, पहले जितना वजन था उतना ही बाद में वजन है। इसका मतलब कि मास का शिफ्टिंग नहीं हुआ है,
इसका मतलब कि जो एटम है वो नहीं गया है। अगर एटम नहीं गया है और कुछ तो गया है, ये बात तो फिक्स हो चुका है, अदृश्य शक्ति नहीं है, कुछ तो है चीजें, तभी तो हमारा व्हील घुमा, टकराया, इधर चीजें चमकी, कुछ तो गया है जो कि एटम से भी छोटा है और जिसका मास बहुत ही कम है, ना के बराबर है। उसी को नाम दिया गया थॉमसन के द्वारा, क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। बाकी नेक्स्ट क्लास। रिलैक्स फील कर रहे हो? कुछ पल्ले पर है आज के क्लास में? ठीक, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। तो तीसरा सीट ले लेना, धीरे धीरे उसमें एक दो सवाल बनने लगेगा। ठीक है? अरे सीट मिला है ना तीसरा नंबर का? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आने में लेट, जाने में सबसे पहले। हाँ? इस सीट नंबर तीसरा ले लेना, ठीक है? और इसमें आप तीसरा सीट में ये ट्राई कर सकते हैं। ये तो दूसरा किसका है? तुम्हारा है। ये वाला सवाल, हेलो 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 हेलो, सवाल नंबर कहाँ गया? चलो अगले दिन से करना सॉल्व, ठीक है? इधर आ 7 नंबर देख लेना एक बार। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम लेड द फेल्योर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ डाल्टन। हाँ, कौन सा ऐसा पार्टिकल था जिसके डिस्कवरी के कारण डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी फ्लॉप हो गया? इलेक्ट्रॉन का। कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा? कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसने किया था इसका? अगर नेट पे देखोगे, बुक में देखोगे तो ज्यादातर इसका क्रेडिट दिया जाता है जे थॉमसन को, पर इसमें बहुत हद तक मेजर रोल अदा किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है? लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आ गया, किसी एक को क्रेडिट देना है तो जे थॉमसन को देंगे। ठीक है? चलो, बंद है।